Hello students, today I will teach you about the topic rewarding or the second name of this topic is rearrange or we can say that it is called by the name of jumble sentences. It is very important topic for your all types of academic classes and every types of competitive examinations. Today I will teach you a very easy trick to solve these types of questions for your every types of examinations. Students, if there is a sentence like this in front of you in any every type of examination, first of all, you should have knowledge about the subject of the sentence. After it, there should be helping verb or main verb, and after it, there should be object of the sentence. यानी जब इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें वाक्य में सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, मेन वर्ब का पता होना चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है ऑल मैन इज प्लेयर गुड ए रियली, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए एंड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग द डेफिनेशन इज हु वर्क्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जो वाक्य में काम करता है वो क्या होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है द टॉल मैन इज रियली प्लेयर गुड ए, तो अगर ये डेफिनेशन सटीक नहीं बैठती है और इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस का सब्जेक्ट पता नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरी एक डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए। If there is a talking about anything of the sentence, it is called the subject of the sentence। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए। अब इस सेंटेंस में हम बात करते हैं तो किसके बारे में बात कही गई है, द टॉल मैन। यानी कि या तो सब्जेक्ट होता है वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसके विषय में कोई बात कही जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में टॉल मैन के बारे में बात कही गई है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, the tall man is our subject and after it we have find the subject. After it, next step is to find the helping verb, and if there is not helping verb then we should have find the main verb in the sentence. But if there is helping verb, first of all we take first helping verb after subject। okay, अगर वाक्य में हमने सब्जेक्ट का पता कर लिया है तो उसके बाद हमें फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता करना है या फिर मेन वर्ब के बारे में पता करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली मेन वर्ब को सिलेक्ट करते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो द टॉल मैन हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ते हैं इज। इज क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है एंड प्लेयर क्या है आपका, एडजेक्टिव है आपका ये, और गुड, गुड भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ए आर्टिकल, और रियली आपका एडवर्ब हुआ। तो सबसे पहले द टॉलमैन और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज। द टॉलमैन इज, फिर आप एडजेक्टिव लेंगे, आर्टिकल लेंगे ए, उसके बाद एडजेक्टिव गुड, प्लेयर, रियली। रियली की पोजीशन आप पहले भी ले सकते हैं कि द टॉलमैन इज रियली ए गुड प्लेयर, और द टॉलमैन इज ए गुड प्लेयर रियली। इसको ऐसे भी आप रीअरेंज कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को द सेकंड मेथड ये कर सकते हैं हम कि द टॉलमैन इज रियली ए गुड प्लेयर, और ये भी कर सकते हैं कि द टॉलमैन इज ए गुड प्लेयर रियली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी एल्डर्स रिस्पेक्टफुल बी टू शुड। सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करेंगे। अब सब्जेक्ट इसमें वी भी हो सकता है, एल्डर्स भी हो सकता है। ओके, रिस्पेक्टफुल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, टू सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और शुड भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें जो काम करता है, काम करने वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर इसका मीनिंग निकालते हैं हम तो मीनिंग इसका निकल रहा है कि हमें जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए या उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो सबसे पहले काम करेगा इसमें वी, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा इसमें वी। फिर सब्जेक्ट के बाद हम फाइंड करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें एल्डर्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रिस्पेक्टफुल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मॉडल्स शुड क्या है आपका,
helping verb. If you have read the topic models, you have found that all models are called helping verb. जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब में काउंट किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है बी, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे शुड, उसके बाद आपका बी पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बी शुड बी रिस्पेक्टफुल, और फिर बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका टू एल्डर्स। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में इसलिए बी आया, रिस्पेक्टफुल आपका एडजेक्टिव, और टू एल्डर्स, एल्डर्स आपका ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, नाउन या प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज शी फाउंड हर एस्लीप चाइल्ड। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है, क्या होगा इसका सब्जेक्ट सी, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फाउंड इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस्लीप हेल्पिंग वर्ब नहीं है, चाइल्ड इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है फाउंड, और फाउंड क्या है फाइंड का सेकंड फॉर्म। शी फाउंड, फिर एस्लीप क्या है एडजेक्टिव, और बचा क्या ऑब्जेक्ट में हर चाइल्ड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका शी फाउंड एस्लीप हर चाइल्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फिर। नेक्स्ट इज द सर्वेंट लॉक्ड रूम द इनसाइड फ्रॉम। सेम प्रोसीजर will follow here. First of all, we should find the subject of the sentence, after it helping verb, or if there is not helping verb, we should have to find the main verb in the sentence, and after it object. Okay, तो इस सेंटेंस में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है इसमें, पहले ही दे दिया गया द सर्वेंट। ओके, द सर्वेंट, और बिकॉज अकॉर्डिंग द डेफिनेशन कि जो वाक्य में काम करता है उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें लॉक्ड रूम द इनसाइड फ्रॉम, यानी कि रूम को लॉक करने का काम किया गया है, और रूम को लॉक करने का काम किसने किया है सर्वेंट ने, इसलिए सर्वेंट के द्वारा इस सेंटेंस में कार्य किया गया है। तो द सर्वेंट क्या हुआ इसका सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन इट। लॉक्ड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रूम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनसाइड द कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और फ्रॉम भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। Students, I want to tell you that if you don't have the knowledge about helping verb, I will tell you that is, am, are, has, have, had, will, shall, or every types of models are counted as helping verb। यानी is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall और जितने भी प्रकार के मॉडल्स हैं ये सभी मिलाकर हेल्पिंग वर्ब में काउंट होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स have three parts: gerund, infinitive, participle, and participle have three parts: present participle, past participle, perfect participle. These all types of verbs which I have told you are called as helping verbs. Okay, so there is not any helping verb in this sentence. If there is not any helping verb in this sentence, we will take main verb, okay, after subject, and locked बंद करना, room कोई क्रिया नहीं है, द कोई वर्ब नहीं है, इनसाइड कोई वर्ब नहीं है, फ्रॉम कोई वर्ब नहीं है। तो इट मींस लॉक्ड क्या है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। तो हम इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे लॉक्ड लेंगे, द सर्वेंट लॉक्ड। अब वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका द रूम, द रूम। देखिए द रूम ऑब्जेक्ट होगा या इनसाइड ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग द डेफिनेशन द वर्क व्हिच इज डन बाय ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है।
उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे, इसके अलावा वो चीज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो इसमें बचा हुआ जो रिमेनिंग जो पार्ट है, रूम है, द है, इनसाइड, फ्रॉम है, तो इसमें रूम क्या है आपका एक नाउन है, तो इसलिए ये हमने ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया है। तो द सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। ओके, इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का कंप्लीट होगा। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई नहीं है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वर्ब होता है, जहां भी सेंटेंस में वर्ब दिया गया होता है, वर्ब के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड ऑब्जेक्ट हैव टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग थिंग्स। If there are both types of object in a sentence, in this condition we take first indirect object and after then direct object. But if there are both types, both objects of non-living, it is your choice. You may take one of them first. आप अपनी चॉइस के अनुसार उसे यूज कर सकते हैं, चाहे अगर दोनों निर्जीव हैं तो आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, अगर दोनों सजीव हैं तब भी आप लोगों की चॉइस है, आप किसको फर्स्ट में यूज करेंगे। ओके, come to the next sentence. You false for me, for you should mine. तो सबसे पहले फिर वही प्रोसीजर है, हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट इसमें सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यू है, और मी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता और माई कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माई के साथ अगर हम किसी और, इसमें जैसे फॉल्ट दिया गया है, माई फॉल्ट, आप इसमें सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए, इसलिए ये भी कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि माई फॉल्ट्स को आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। So the preference goes to you, that you is used as a subject of this sentence. Okay, you आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद आपको फिर वही सेम प्रोसीजर है, हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब फाइंड करना है। ओके, लेट अस बिल्ड अ सेंटेंस। और क्या होता है, एडजेक्टिव में काउंट होगा, ये आपका कोई वर्ब नहीं है। फोर का प्रीपोजिशन में काउंट होगा, ये आपका कोई वर्ब नहीं है। मी प्रोनाउन है, ये भी कोई वर्ब नहीं है। फॉरगिव मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और शुड मॉडल है, और मॉडल क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हम इसको सब्जेक्ट के बाद लेंगे। यू शुड, यू आपका सब्जेक्ट हुआ, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हमें किस चीज की जरूरत है, मेन वर्ब की, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, हमें हमने डिस्कस किया था फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है भूलना। You should forgive. Okay, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ये हुआ मेन वर्ब। अब जो भी चीजें बची हुई हैं, the remaining part which is in this sentence is called object. And you should forgive, अगर देखिए फिर इसमें एक तो बचा है false, my और me। जो सजीव है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको पहले लेंगे, और जो नॉन लिविंग है उसको बाद में लेंगे। You should forgive me for preposition my faults. Okay, you should forgive me for, ये आपका जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ सजीव, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट। ओके, come to the next. The train evening at the inn at 5 leave hill. तो सेम प्रोसीजर है, फाइंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, द ट्रेन इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द ट्रेन को ले लेंगे as a subject. After it, find the helping verb in the sentence. There is not evening, कोई helping verb नहीं है. There is not any helping verb in at 5 leave will. And after will is helping verb in the sentence. Okay. So after the subject, we will use helping verb will as helping verb, and after it we will take main verb in the sentence. Okay, the train will, and main verb क्या है इसमें, evening main verb नहीं है, the main verb नहीं है, in main verb नहीं है, at main verb नहीं है, 5 main verb नहीं है, और main verb क्या है आपका leave. The train will leave, ये आपका main verb हुआ। Okay, sentence में बचा क्या, object. The remaining part is
ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, और इसमें कोई मेन ऑब्जेक्ट है नहीं, जितना भी दिया गया है सारा टाइम पोजीशन दिया गया है। और टाइम पोजीशन में होता क्या है कि टाइम पोजीशन में हम जो टाइम, जैसे ये जो है एट 5 o'clock, at 5 in the evening, at 5 in the evening, okay, the sentence is completed, okay। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग के कुछ सेंटेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही एक्सरसाइज इस तरीके की जारी रखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।